So hello everyone and welcome back to my channel. In today's video we are going to be practicing a reading comprehension passage जो कि एक poetry passage है। आप सभी को पता होगा कि आपका reading comprehension एग्जाम्स में आता है 30 मार्क्स का। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को इंक्लूड करके आपके 30 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिलेगा। पेपर 1 में यू गेट 5 क्वेश्चंस एंड पेपर 2 में यू गेट 10 क्वेश्चंस। तो अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर पकड़ अच्छी है, आप उसके पैसेज को पढ़ के उसमें से मैक्सिमम 3 से 4 मार्क्स अगर लेके आ जाते हो तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा राइज होता है, हाइक होता है आपके परसेंटेज में, जिससे आपकी परसेंटाइल बढ़ जाती है। सो परेशान नहीं होना है आपको कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके नहीं निकलते हैं या फिर क्या वो टेक्निक होगी जिसको यूज करके आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सही आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो। सबसे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगी जो आई होप आप सब लोग ने भी पढ़ रखी होगी कि लिटरेरी थ्योरी के अंदर न्यू क्रिटिसिज्म नाम की एक थ्योरी आती है जिसको हम लोग कहते हैं कि वो एक शिफ्ट था फ्रॉम द ओल्ड क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म या फिर फॉर्मलिज्म, जो ये दो थ्योरीज हैं, वो कहती हैं कि आपके एक पर्टिकुलर टेक्स्ट में जो भी लिखा हुआ है उसको आप लोग पढ़ते हो बाय डूइंग द क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। आपको ऑथर से मतलब नहीं होता है, उसके बायोग्राफिकल डिटेल से मतलब नहीं होता है। तो अगर आप ध्यान से एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज को देखेंगे जहाँ पे आपको कोई डिटेल नहीं दे रखी हुई है कि ये कौन से राइटर को बिलोंग करता है, ये कौन सी एज को बिलोंग करता है, आपके पास एक ही चीज बचती है, दैट इज द क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। आपको जब भी कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलता है तो आप अपने सब्जेक्टिव ओपिनियंस, आप जो भी जानते थे उस राइटर के बारे में, जो भी इंटेंशनली उस राइटर ने मीन किया होगा इस पोइट्री के थ्रू बताने का, वो आप सबको पता ही नहीं है। ये पोइट्री हर इंसान के लिए बराबर है एंड अपने दिमाग के अकॉर्डिंग हर इंसान इस पोइट्री को जज करता है। ये जो टेक्निक होती है बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है जहाँ पे आपको पहले से ही कोई प्री अजम्पशंस नहीं होते हैं जो आपको किसी भी पैसेज के पास लगाने हैं या फिर उसके अकॉर्डिंग किसी पैसेज को जज करना है। तो मेरी आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम में भी जब आपके सामने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है तो उसमें अपने अजम्पशंस, अपने चॉइसेस एंड अपने ओपिनियंस थोपने की कोशिश मत करिएगा। जो भी टेक्स्ट में लिखा है आपको आंसर उसी में से ही निकालना है। अक्सर बच्चे किसी भी सिमिलर चीज को देखकर क्या करते हैं कि उसमें ये सोचते हैं कि अच्छा इसका मतलब ये होगा। होगा से आपका कोई लेना देना नहीं है, उसका ये मतलब है या नहीं, आपको बस उसके हिसाब से काम करना है। तो प्लीज मेरे इस छोटे से पॉइंट को याद रखिएगा कि डू नॉट अटैच एनी काइंड ऑफ सब्जेक्टिव एनालिसिस और ओपिनियंस टू योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो है एक पोइट्री पैसेज। आई विल रीड दिस कंप्लीट पोइट्री पैसेज। प्लीज बी ऑनेस्ट व्हाइल रिसीविंग दिस पर्टिकुलर पैसेज कि आप वीडियो को रोके और इस पूरे पैसेज को पहले इत्मीनान से पढ़े। अगर आप अभी आंसर्स के टुवर्ड्स जल्दी जल्दी भागेंगे तो एग्जाम में आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। ये जो मैं प्रैक्टिस आपको करा रही हूँ, यू शुड बी प्रिटी ऑनेस्ट अलोंग विथ मी कि आप पहले इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, तभी जाके आप आंसर्स को कंज्यूम करें। सो लेट्स गो। मोस्ट नियर, मोस्ट डियर, मोस्ट लव्ड एंड मोस्ट फार, under the window where I often found her, sitting as huge as Asia, seismic with laughter, gin and chicken helpless in her Irish hand, irresistible as rebellious, but most tender for the lame dogs and herd birds that surround her. She is a procession no one can follow after, but be like a little dog following a brass band. सबसे पहले आपको जो पहला स्टैंजा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर हम लोग कुछ भी अज्यूम ना करें तो हम लोग को हर 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 बार बार दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स हम लोग को इतना तो समझ में आया कि यहाँ पे शायद किसी लड़की के बारे में बात की जा रही है एंड टू बी प्रिसाइज यहाँ पे किसी लड़की को मतलब एक्सप्लेन किया जा रहा है या फिर हम लोग के सामने पिक्चराइज किया जा रहा है कि वो बहुत पास है, वो बहुत करीब है, वो बहुत ज़्यादा प्यार उसको किया जाता है, लेकिन वो अभी वो बहुत दूर है। वो एक विंडो के नीचे यहाँ पर बैठी हुई है एंड उसकी जो पर्सनालिटी है इज ह्यूज एज एशिया, सीस्मिक विथ लाफ्टर। यहाँ पे सीस्मिक विथ लाफ्टर इज अ काइंड ऑफ मेटाफोर जो उसकी हंसी के लिए इस्तेमाल किया गया है कि एक तो उसकी पर्सनालिटी एशिया की तरह, जो एक सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसकी तरह इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है एंड उसकी जो हंसी है वो अर्थक्वेक की तरह शेक करती है। जिन एंड चिकन हेल्पलेस इन हर आयरिश हैंड, यहाँ आयरिश हैंड से बताया जाता है आपकी उसकी आयरलैंड की पर्सनालिटी को एंड उसकी नेशनैलिटी को कि उसके लिए एक
थोड़ा सा फूड एंड ड्रिंक को खाना ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। दैट मीन शी इज अ इम्पैक्टफुल बट अ वेरी सिंपल गर्ल। इररेजिस्टिबल एज रेबलियास। रेबलियास यहाँ पे जो पर्सन है, आप सब लोग ने पढ़ा होगा लिटरेचर के अंदर कि ये एक फ्रेंच रेनाइसा मैन है जो बहुत ही ज़्यादा फन लविंग वर्क्स को लिखा करते थे, बहुत ही ज़्यादा कार्निवलिस्ट वर्क्स को लिखा करते थे, बट मोस्ट टेंडर फॉर द लेम डॉग्स एंड हर्ट बर्ड्स दैट सराउंड हर। She is like a procession no one can follow, but be like a little dog following a brass band. इन लाइन्स का क्या मतलब निकलता है, अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो आप इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं। हम लोग अगला स्टैंजा पढ़ेंगे। She will not glance up at the bomber or condescend to drop her gin and scuttle to a cellar, but lean on the mahogany table like a mountain whom only faith can move. And so I send, oh, all my faith and all my love to her, that she will move from morning to morning. यहाँ पे बताया जा रहा है सेकेंड स्टैंजा के अंदर कि आपकी वो जो पर्सनालिटी है, जिस लड़की के बारे में बात की जा रही है, वो किसी छोटी मोटी चीज़ों को देखकर डर नहीं जाती है या फिर किसी कोने में जाके दुबक नहीं जाती है। वो अपनी टेबल पर, महोगनी टेबल पर माउंटेन की तरह डटी रहती है। दैट मीन शी इज अ वेरी वेरी पावरफुल एंड अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, एंड उसको अगर कोई मूव करना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ फेथ कैन मूव हर, मतलब उसकी जो भगवान को लेके आस्था है वही मूव कर सकती है। एंड इसीलिए ये सारा प्यार एंड फेथ इस लड़की को भेजता है एंड कहता है कि ये बहुत जल्द मॉर्निंग से लेके मॉर्निंग तक पहुंच जाएगी। यहाँ पे दो टाइप के मॉर्निंग बताए गए हैं, ये क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। सो आई होप आपको ये पैसेज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब क्योंकि आप लोग एग्जाम सेंटर में होंगे, आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको पहली ही बार में एक ये स्टैंजा समझ में आ जाए। आपको बस एक जिस्ट, एक थोड़ा सा आइडिया पता लगाना है एक स्टैंजा का, एंड उसके तुरंत बाद आपको क्वेश्चंस पे चले जाना है। अब आइए हम लोग इसके क्वेश्चंस देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन हम लोग से पूछा है, द पर्सन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम इज सिंपैथेटिक थ्रू। इज सिंपैथेटिक टू मतलब जिस भी पर्टिकुलर पर्सन या फिर लड़की जिसके बारे में बात की जा रही है, वो किसको लेके बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक है, उसके मन में किसके लिए दया है। देखिए, क्या उसके मन में वुंडेड या जिनको इंजरी आ गई है उन ह्यूमन बींग्स के लिए दया है। पूरे पैसेज में हम लोग ने कहीं पे भी नहीं देखा कि कोई भी ह्यूमन वुंडेड है, तो हम लोग इस पर्टिकुलर चीज को क्या करेंगे, हटा देंगे। वुंडेड बर्ड्स, हम लोग ने ये देखा कि हम लोग के पैसेज में डॉग्स एंड बर्ड्स, दो ही एनिमल्स के ही बारे में बात की जा रही है। चिकन के बारे में बात की जा रही है जो कि उसका खाना है, तो चिकन कहीं से भी अभी यहाँ आपका वुंडेड नहीं बताया है या फिर ये नहीं बताया है कि उसे चोट लगी है। लेकिन आप अगर इसमें देखेंगे कि डिसेबल्ड डॉग्स एंड वुंडेड बर्ड्स, आप वापस से पैसेज में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक लाइन आपको दिखाई देगी, लेम डॉग्स एंड हर्ट बर्ड्स बट मोस्ट टेंडर फॉर द लेम डॉग्स एंड हर्ट बर्ड्स। बताया है कि इस पर्टिकुलर लेडी की या गर्ल की पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको कोई भी डरा नहीं सकता, इसको कोई भी परेशान नहीं कर सकता, ये डट के खड़ी रहती है, लेकिन इसका मन बहुत ही ज़्यादा दयालु है, टेंडर है फॉर लेम डॉग्स एंड हर्ट बर्ड्स। तो यही आपका आंसर बन जाता है कि ये जो पर्टिकुलर लड़की है वो लेम डॉग्स, लेम मतलब जिसको चोट लग गई है, जिसको वुंड्स या इंजरी आ गई है, उन कुत्तों के लिए और जिनको चोट लग जाती है उन बर्ड्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिक है। और इससे आपको आपका पहला आंसर मिल जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द थर्ड लाइन ऑफ द पोएम सजेस्ट समथिंग अबाउट। अब जहां पे भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे कि पैसेज की इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब क्या हुआ, पैसेज की नवी लाइन के अंदर ये जो शब्द आया है उसका मतलब क्या हुआ, आपको कुछ भी अज्यूम नहीं करना है, आपको वापस से अपने पैसेज की तरफ जाना है, एग्जैक्टली जो लाइन बोली है वो आपको पढ़नी है एंड उसके हिसाब से आंसर देना है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखते ही तीसरी लाइन में मत चले जाना, पहले ऑप्शंस पढ़ना, क्योंकि आप ऑप्शंस जब आपको पता होंगे तो उस लाइन को ढूंढना आपके लिए आसान होगा। जो थर्ड लाइन है पोएम की क्या सजेस्ट करती है, उस पर्टिकुलर लड़की के कॉम्प्लेक्शन के बारे में बात कर रही है, मतलब कि उसका रंग कैसा है, उसके फिजिक मतलब या फिर उसकी पर्सनालिटी के बारे में बात की जा रही है, क्या उसकी नेशनैलिटी के बारे में बात की जा रही है, या फिर वो कौन से कॉन्टिनेंट को बिलोंग करती है, जैसे आयरिश लिखा हुआ था उसके बारे में बात की जा रही है। तो आइए हम लोग इसको एक बार देखते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा।
थर्ड लाइन को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है सिटिंग एज ह्यूज एज एशिया सीज्मिक विद लाफ्टर। अब आप में से बहुत सारे बच्चे एशिया वर्ड को जैसे ही देखेंगे वो जाके जल्दी जल्दी क्लिक कर लेंगे ये थर्ड वाला ऑप्शन कि उसकी नेशनैलिटी बताई जा रही है। ध्यान से आप अगर इस लाइन को पढ़ेंगे तो आप देखिए कि उसने बताया, जिस भी पर्टिकुलर पोएट जो इसको एक्सप्लेन कर रहा है वो कह रहा है कि मैं अक्सर उसको उस खिड़की या फिर विंडो के पास बैठे हुए देखा करता था जहां पे वो इस तरीके से बैठती थी एज ह्यूज एज एशिया। प्लीज डोंट थिंक कि बोला जा रहा है कि वो लड़की इतनी मोटी है कि मतलब एशिया की तरह वो मोटी है। यहाँ पे उसकी इम्पैक्टफुल पर्सनालिटी के बारे में बात की जा रही है, मतलब कि उसके फिजिक के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, ना ही उसके रंग के बारे में, ना ही उसकी नेशनैलिटी के बारे में, और ना ही वो कौन से कॉन्टिनेंट से आई है। तो ये गलती आप लोग मत करिएगा कि आपको जो लिखा हुआ है आपने बस गए और आपने बस बच्चों की तरह उसी, ये छोटे बच्चों वाला रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट तो है नहीं कि आपको एग्जैक्टली उसी चीज को ढूंढने के लिए दिया जाएगा। कुछ ना कुछ आप लोग लिटरेचर के स्टूडेंट्स हो तो मेटाफोरिकल मीनिंग यहाँ पे होगा ही होगा, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि एशिया शब्द का यहाँ पे मेटाफोरिकली इस्तेमाल किया गया है उसकी लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी को डिस्कस करने के लिए, जो कि उसके फिजिक के बारे में बात करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से रिलेटेड एक और स्टेटमेंट ढूंढा सो दैट आपको आसानी हो इस चीज़ को समझने में कि आप जब भी किसी इंसान की फिजिक, उसकी लाफ्टर, मतलब उसकी किसी भी पर्टिकुलर आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे होते हो, रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो उसको हम लोग इस तरीके से शो करते हैं। शी सैट इन एन आर्मचेयर, हर लाफ्टर रोलिंग लाइक द रोलिंग थ्रू द रूम लाइक थंडर। हम लोग कभी कभी किसी को कहते हैं ना कि किसी की हंसी इतनी ज़्यादा, बोल सकते हैं इतनी ज़्यादा शार्प है कि ऐसा लगता है कि कमरे में आपके थंडर लाइटनिंग हो रही है या बिजली कड़क रही है। सो ये एक मेटाफोरिकल स्टेटमेंट्स होते हैं किसी को भी एक्सप्लेन करने के लिए। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है द पोएम यूजेस डैश। पोएम ने क्या, किस चीज का इस्तेमाल किया गया है। अब आपको वापस से पैसेज में जाने की जरूरत नहीं है, जो आंसर मिलेगा आपको यहाँ मिलेगा। कार्टोग्राफिक एंड नेचर इमेजेस, नेचर इमेजेस ओनली, मेडिकल इमेजेस या एस्ट्रोनॉमिकल इमेजेस। देखो सबसे पहले तो जो आपको बिल्कुल गलत लगता है उसको आप हटा देंगे, उससे आपका टाइम बचेगा कि एस्ट्रोनॉमी की कहीं पे भी बात नहीं की गई, मेडिकल की कहीं पे भी बात नहीं की गई। हम लोग ने सिरिंज, एम्बुलेंस, ये सारी चीज़ें हम लोग ने नहीं देखी। दो चीज़ें हम लोग को दिखाई देती हैं या हो सकती हैं कि नेचर की इमेजरी के बारे में बात की जा रही है कि फूल, पेड़, पत्ती, एनिमल्स, इन सब के बारे में बात की जा रही होगी। एंड जो दूसरी चीज हम लोग को दिखाई दे रही है वो है कार्टोग्राफिक। अगर आप इस वर्ड को जानते हैं तो कार्टोग्राफी एक आर्ट होती है अबाउट मेकिंग मैप्स, मतलब ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग आप जैसे एक पेपर के ऊपर मैप्स को उतार देते हो, उस चीज को हम लोग कहते हैं कार्टोग्राफी। तो आपने जब पैसेज पढ़ा तो आपने देखा कि एशिया के बारे में बात की जा रही है, देन आपकी सीज्मिक लाफ्टर के बारे में बात की जा रही है, कुत्ते और बर्ड्स के बारे में बात की जा रही है। तो ये सारी चीजें मिला के आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कार्टोग्राफिक और नेचर की इमेजरी का इस्तेमाल किया है आपके पोएट ने। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द पर्सन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। देखो एक चीज याद रखना आप लोग की रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आपको डायरेक्ट आंसर्स ढूंढने को नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना होगा। आई डू नॉट से कि अपने हिसाब से अपने आंसर्स को आप लोग सब्जेक्टिवली एनालाइज करिए, पर कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में हिंट दी ही जाती है, इसीलिए इसको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कहते हैं कि सारा रेफरेंस एंड सारा कॉन्टेक्स्ट उसी पर्टिकुलर पैसेज में दे रखा है। आप लोग पैनिक मत होइएगा कि मेरा आंसर नहीं बना, या परेशान मत होइएगा, बुरा मत फील करिएगा। ये एक टाइप की हैबिट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करना। अगर आपकी हैबिट में आ जाता है, हम लोग डेली बेसिस पे इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके अंदर ये टेम्परमेंट आने लगेगा कि नहीं मुझे पता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्या डिमांड कर रहा है, एंड धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो जितने भी अभी 15-18 दिन बचे हुए हैं उसमें अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रिलीजियसली एक दिन में 2-2, 3-3 लगाते हो, आप खुद से देखेंगे कि आपको चेंज देखने को मिलेगा, आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है,
द पर्सन डिस्क्राइब्ड इन द पोयम इज, आपकी इस पूरी पोयम में जिस लड़की की बात की गई उसके बारे में बोला गया है कि क्या वो एक नॉन बिलीवर है, मतलब कि क्या वो भगवान पर विश्वास नहीं करती, तो ऐसा हम लोग ने कहीं भी नहीं पढ़ा। क्या वो एक क्रिश्चियन है, हम लोग ने पूरे पैसेज में स्पेसिफिकली कहीं पे भी क्रिश्चियन शब्द का या फिर उसका क्रिश्चियनिटी से रिलेशन है, इसको हम लोग ने कहीं पे भी नहीं देखा, तो इसको हम लोग कट कर देंगे। क्या वो एक बिलीवर है, क्या वो एक मार्क्सिस्ट है, मार्क्सिस्ट तो कहीं से भी दूर दूर तक हम लोग ने नहीं देखा, तो हम लोग इसको कट कर देंगे और ये हम लोग का सही पॉइंट बन जाएगा। कैसे? क्योंकि हम लोग ने एक लाइन देखी थी जहां पर लिखा हुआ था कि whom only faith can move, मतलब उसको उसकी सिर्फ आस्था ही मूव कर सकती है। तो ये जो लाइन है वो हम लोग को डिनोट करेगी कि हाँ वो भगवान पर विश्वास करती है, वो बिलीवर है। यहाँ पे ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि वो क्रिश्चियनिटी को ही बिलीव करती है या फिर वो इस धर्म को फॉलो करती है, तो हम लोग इन ऑप्शंस को निकाल देंगे। वो बस एक भगवान की बिलीवर है, उसको सिर्फ और सिर्फ उसकी आस्था मूव कर सकती है, ये हम लोग को जरूर से देखने को मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। द पर्सन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, जिस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में इस पोएट्री में बात की गई है, क्या वो जिंदा है, क्या वो मर चुका है, क्या वो डेफ है जो सुन नहीं सकता है, या फिर वो बहुत जल्दी मर जाएगा। इन चारों चीजों के बारे में आपको कहीं पे भी कुछ भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया हुआ था। एंड ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसका आंसर यूजीसी नेट के भी पास नहीं था, तो ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था और इसका आंसर नहीं दिया आपके यूजीसी नेट ने। लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग मैं इस पर्टिकुलर पैसेज को जज करती तो मैं इस पर्टिकुलर लड़की को एज डेड डिनोट करती, क्योंकि कोई भी इंसान जिस तरीके से इस लड़की को एक्सप्लेन कर रहा है, इस लड़की को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो उसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत शी वॉज मोस्ट लव्ड मोस्ट डियर लेकिन मोस्ट फार, अब वो दूर जा चुकी है। ठीक है, एंड यहाँ पे जिस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है कि वो यहाँ पर बैठी होती थी इस पर्टिकुलर विंडो के नीचे, उसकी आयरिश हैंड्स जो थे वो बहुत ही सिंपल थी, मतलब यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग जज कर सकते हो। सारे आंसर्स तो आपके सही नहीं बैठ सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर हो सकता था कि ये मोस्ट प्रोबेबली ये लड़की मर चुकी है। एंड जिस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है वो एक आपका पॉस्थ्यूमस एक्सप्लेनेशन हो सकता है। और इसी के साथ खत्म होता है आपका ये पूरा पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा हिंट मिली होगी कि इन पैसेज को किस तरीके से करना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में बहुत ही कम दिन बचे हैं एंड आप चाहते हो कि आप एक दिन में, भाई मैं तो आपको एक दिन में एक वीडियो बनाकर दे सकती हूँ कि हम लोग ने पोइट्री डिस्कस कर ली, पैसेज डिस्कस कर ली। अगर आप चाहते हो कि मैं बहुत सारे पैसेजेस को एक ही दिन में लगा लूँ तो वो भी पॉसिबल है। मेरे सिग्रीगेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे मैंने एक अलग सेक्शन बना के रखा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। तो अगर आप हमारे PYQ टेस्ट सीरीज का पार्ट है तो आप क्लिक करेंगे, आपके सामने पैसेजेस खुल के आएंगे जिसकी आप एक दिन में चाहे जितनी प्रैक्टिस करना चाहो कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। तो आप जरूर से इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को जाके अवेल करिए। आपको ये ईयर वाइज क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, सेक्शन वाइज मिल जाएंगे, सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं, आपको क्रोनोलॉजी टाइप के भी क्वेश्चन अलग से सिग्रीगेटेड मिलेंगे। आपको हु सेड फॉर हुम जो क्वेश्चन आते हैं वो भी अलग से मिलेंगे, मैच द फॉलोइंग मिल जाएंगे, एंड आपकी ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, मतलब सारा ही आपका जितना भी आपका कोर्स है वो आपको सिग्रीगेटेड वे में मिल जाएगा, जो आपके एग्जाम से पहले एक यूनिक थिंग है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आप मेरे पेड कोर्सेज को जरूर से चेकआउट करिएगा। अगर आपको मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है ना, आप बहुत ही इजीली ग्रास्प कर ले जाते हो इनको, मेरे यूट्यूब के जो फ्री वीडियोज है उनसे भी आप लोग अपना फायदा जरूर से गेन करें। जो मैंने इतनी सारी प्लेलिस्ट आप लोग के लिए बना के रखी हैं जो आपके लिए एक ट्रेजर की तरह है, एंड दिस इज कम्प्लीटली फ्री। आप जरूर से मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। भाई डिस्क्रिप्शन को क्लिक किया करो, वहां पे आपको लिंक मिला होता है, अक्सर बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। आप इस पर्टिकुलर वीडियो का जो टाइटल है उस पर क्लिक करोगे तो मोर पे बहुत सारे आपको लिंक्स दिखाई देंगे, मेरे सारे कोर्सेज, मेरे सारे प्लेटफॉर्म्स के। उस पर जाकर आप जरूर से फ्री में भाई मेरे टेलीग्राम के ग्रुप का पार्ट बनो, जहां पर हम लोग डेली बेसिस पे मैं अपने बच्चों से बात करती हूँ, डिस्कशंस करते हैं हम लोग, काफ़ी सारे क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग का डिस्कशंस होता है, बच्चों को फ्री पोल्स एंड टेस्ट मिलते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप लोग के लिए फ्री है, आप आइए हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनिए, एंड इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू लीव दिस वीडियो होपिंग कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझे एक फीडबैक ज़रूर देना कि आपको कितना कॉन्फिडेंस मिला इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद, एंड क्या आप अगला देखना चाहोगे इसी पर्टिकुलर सीरीज में। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।